अस्सलामुअलैकुम। समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं आयशा अंसारी। सबसे पहले बात करते हैं, मुल्क भर में मौसम सर्द है, लेकिन हम आपको खेल के मैदान से गर्मा गर्म खबर ही देते हैं और वो ये है कि फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। समा के नुमाइंदे शोएब जट को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मौजूदा मैनेजमेंट के तहत क्रिकेट नहीं खेल सकता, जहनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे साइडलाइन किया जा रहा है और 2 दिन में सारी तफसीलात से भी आगाह करूंगा। बिल्कुल, ये अहम खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। समा के नुमाइंदे शोएब जट को इंटरव्यू में कहते हैं, मौजूदा मैनेजमेंट के तहत क्रिकेट नहीं खेल सकता, जहनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे साइडलाइन किया गया, 2 दिन में सारी तफसीलात से आगाह करूंगा। हॉल बन चुका हुआ है और मुझे नहीं लगता कि मैं अब इस मैनेजमेंट के जो अंडर में क्रिकेट खेल सकता हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं जो है वो क्रिकेट छोड़ रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि जो मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, मैं आई डोंट थिंक सो कि मैं अब इतना मैं टॉर्चर बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 2010 से 2015 तक बहुत टॉर्चर देखा है। तो जो मैं क्रिकेट से दूर रहा, जो भी वो हुआ था एक वाकई, उसकी मैंने सज़ा भी काटी, सारा कुछ हुआ। और फिर लोग बड़ा मुझे ये बार बार टॉर्चर किया जा रहा है कि जी पीसीबी ने बड़ा इन्वेस्ट किया, पीसीबी ने बड़ा इन्वेस्ट किया। देखिए, पीसीबी के 2 बंदों ने, मैं आज भी क्रेडिट देता हूँ उनको, जिन लोगों ने मेरे पे इन्वेस्ट, एक तो 5 साल की मैं सज़ा काट के आया, कोई साल बाद मैं क्रिकेट में आया नहीं। दूसरा एक सेठी साहब को, क्योंकि उस टाइम उन्होंने सिंगल हैंडली, और शाहिद अफरीदी, ये 2 बंदे थे, क्योंकि आपकी बाकी टीम सारी उधर थी कि जी मोहम्मद आमिर के साथ हमने नहीं खेलना। ये वो उन दोनों का मैं हमेशा से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने उस टाइम मुझे टफ़ टाइम पे सपोर्ट किया था। बाकी अभी जो रिसेंटली आपने देखा, जो माहौल क्रिएट किया गया कि हर बात पे मैंने अपना पर्सनल डिसीजन लिया, उसको लोगों के सामने इस तरह गलत पेश किया गया कि पता नहीं मैं मुल्क से नहीं खेलना चाहता। मुल्क से कौन नहीं खेलना चाहता भाई? कभी आपके बॉलिंग कोच कहते हैं जी वो डिच कर गया, मैं कभी कहते हैं जी उसका वर्कलोड नहीं था, कभी मुझे 35 लड़कों के प्लान में नहीं रखा जाता। तो इसका मतलब है मुझे अंदर खाने में तो मुझे वेकअप कॉल दी उन्होंने कि भाई साहब आप हमारे फ्यूचर प्लान में नहीं हो, आप साइड पे हो जाओ। तो वो सोच के तो मैंने ये किया। तो बाकी वो जो भी होगा, मैं 1-2 दिन में, अभी मैं पाकिस्तान पहुँचाऊँ, फैमिली से जाके मिलूँगा, तो प्रॉपर आपको स्टेटमेंट के साथ आपको बता दूंगा कि इसका एक्चुअल रीज़न और क्या हो सकता है। तो क्या आप एहतजाजन रिटायरमेंट ले रहे हैं फ़िलहाल? जी, मुझे नहीं लगता कि मैं अब जिस तरह का माहौल बन चुका, मैं इस अंडर इस जो मैनेजमेंट है, मैं उसके अंदर खेल सकता हूँ। यानी कि 1-2 दिन बाद जो फैमिली से आप डिस्कस करके फिर सबके नाम बताएंगे कौन को कि कौन आपके साथ क्या ज़्यादती कर रहा है? ज़्यादती तो सबको नज़र आ रही है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन यह है कि प्रॉपर क्योंकि जिन्होंने मुझे क्रिकेट में लेके आए, जिन्होंने मेरा साथ दिया, उनका भी मैं हमेशा से शुक्रिया अदा करना चाहूँ। तो आपने सुना कि फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इसी पर मजीद बात करते हैं स्पोर्ट्स एंकर शोएब जट से। जी शोएब जट, आपकी क्या बात हुई है? मोहम्मद आमिर ने क्रिकेट छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जी बिल्कुल, बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि मोहम्मद आमिर, जिनका भी करियर बचा हुआ था, लेकिन आज उन्होंने जब मुझसे बातचीत की, श्रीलंका से वो आए हैं लंकन प्रीमियर लीग खेल के, तो जब मुझसे बातचीत कर रहे थे तो काफ़ी अफसरदा नज़र आ रहे थे। अफसोसनाक लहजे में उन्होंने ये बात कही कि वो अब क्रिकेट छोड़ रहे हैं। ये फैसला उन्होंने एहतजाजन किया है। मोहम्मद आमिर, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को लंबा अर्सा सर्व किया, कई ऐसे मैचेस हैं जो आज भी शायकीन के जहनों में नक्श होंगे। वो आमिर एहतजाजन क्रिकेट से छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं और उनका कहना यह था कि टीम मैनेजमेंट जो है उसके अंडर वो नहीं खेल सकते, ये टीम मैनेजमेंट उन पर तंज करती है। वकार यूनुस जो हैं वो भी उन पर तंज करते हैं। मैं इस इंटरव्यू में शाहिद अफरीदी की उन्होंने तारीफ की और वो शाहिद अफरीदी भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, जबकि ग्रेट इंजमामुल हक भी हमारे साथ मौजूद है। दोनों पाकिस्तान के ही नहीं, दुनिया क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी हैं, उनको वेलकम भी करते हैं। लाला, पहले आपकी तरफ आऊँगा। जो इंटरव्यू किया उसमें आमिर ने कहा कि शाहिद अफरीदी और नजम सेठी ने मुझे सपोर्ट किया था, और लेकिन मैं क्रिकेट खेलना चाहता था। अब एहतजाजन ऐलान कर रहा हूँ क्रिकेट छोड़ने का, क्योंकि वक्की भाई हो या टीम मैनेजमेंट हो, वो मुझे ज़हनी टॉर्चर करती है। क्या कहेंगे इस फैसले पर? अस्सलाम वालेकुम। एमजी भाई अगर लाइन पे हैं, एमजी भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक मेरा ख्याल है, डिसीजन आमिर का मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग रहा है, इसलिए कि देखें लाइफ के अंदर चैलेंजेस आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा आपके फेवर में हो। कुछ लोग होते हैं जो अलग सोच रखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसा डिसीजन लो कि जब आपके अंदर क्रिकेट मौजूद है, क्रिकेट बाकी है, आप लिमिटेड ओवर की क्रिकेट खेल सकते हैं, खेल रहे हैं आपके, और आगे है आपके पास टाइम है इतना, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी की बातों में आके रिटायरमेंट दे देना, मेरा नहीं ख्याल है। इसको अगर आप चैलेंज के तौर पे लें, अपने आप को प्रूव करें, अगर आप केपेबल हैं कम बैक के, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आमिर का डिसीजन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया।
जब मुझे पता चला तो आमिर से मेरी बात हुई इस हवाले से, और आमिर को मैंने यही मशवरा दिया है कि आपका जो डिसीजन है, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छा डिसीजन है। आपने काफ़ी क्रिकेट खेली भी है, और जो अच्छे बड़े प्लेयर होते हैं वो कमबैक की सलाहियत रखते हैं। तो मेरी ये बात हुई है। ठीक है लाला, हमारे साथ ही रहिएगा। इंजी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। इंजमाम भाई, आपको वेलकम भी करूंगा और ये जानना चाहूंगा कि इतना बड़ा फैसला एक नौजवान क्रिकेटर कर रहा है और वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैनेजमेंट जो है उसको ज़हनी टॉर्चर कर रही थी। आमिर ने क्रिकेट छोड़ने का ऐलान कर दिया एहतिजाजन, क्या कहेंगे इस पर? जी अस्सलाम वालेकुम। सारों से पहली बात तो ये है कि जी ये एक तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है कि जिस तरह के अगर प्लेयर इस तरह डिसार्ड होंगे तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। और जो अभी शाहिद भी बात कर रहा था, शाहिद भी कह सके कि जी आमिर बड़ा प्लेयर है बिल्कुल, तो उसको एक तो इस तरह डिसार्ड नहीं होना चाहिए। अगर किसी एक टूर पे ड्रॉप हो गया है तो उस पर याला फैसला नहीं करना चाहिए, बोर्ड से जाके बात करनी चाहिए और इस पे कि जी अगर कोई मसला है तो बैठ के बात की जाए। और मैनेजमेंट को भी ये चाहिए कि जिस टाइम किसी बड़े प्लेयर को ड्रॉप करें ना तो उसके साथ बैठ के बात करनी चाहिए कि जी आपको किस वजह से ड्रॉप कर रहे हैं या आपने किस चीज़ की हम फील कर रहे हैं कि जी कमी है, उसको देखना चाहिए। तो अगर इस तरह के डिसीजन आएंगे ना तो ये फिर ना थोड़ा सा बेहतर नहीं होगा, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी, नए लड़कों के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारी क्रिकेट के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मेरे ख्याल में बोर्ड को इसमें अपना थोड़ा सा रोल अदा करना चाहिए, इसको बैठना चाहिए क्योंकि जो भी मसला है उसको देखना चाहिए, मेरा ख्याल है। बिल्कुल नितिन भाई, आप सही कह रहे हैं कि मसला देखना चाहिए। लाला, आपकी तरफ आऊंगा। अब्दुल रज़ाक, आप खुद, मोहम्मद हफीज़, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो वकार यूनुस से हमेशा शिकवा करते हुए नजर आए हैं उनके रवैये पर, और अब आमिर भी रिटायरमेंट देते हुए कह रहे हैं कि उन्हें ज़हनी टॉर्चर किया जाता है, वकार यूनुस उन पर तंज करते हैं और इस वजह से एक उन्हें साइडलाइन लगाया जाता है, तो इसलिए एहतिजाजन वो क्रिकेट छोड़ रहे हैं। तो क्या कहेंगे, विकी भाई को भी तो अपने रवैये को देखना चाहिए। अगर आमिर को जो है वो रिटायरमेंट वापस लेने की आप बात कर रहे हैं तो जिनकी वजह से ले रहे हैं उन पर क्या कहेंगे आप? देखें, अभी जो एनजी भाई ने बात की है बहुत अच्छी बात की है कि क्रिकेट बोर्ड हमेशा एक बाप का रोल अदा करता है और करना चाहिए। हमारे यहाँ हमारे कल्चर में ये चीज़ें हैं नहीं। अगर जिस तरह एनजी भाई कह रहे हैं कि भाई बोर्ड को बुलाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, बोर्ड को अपना प्लान, सिलेक्शन कमेटी को अपना प्लान बताना चाहिए प्लेयर्स को कि किसको कितने अरसे लेके चलना चाहिए या किसको कितना रेस्ट देना चाहिए। तो ये तरीका क्रिकेट बोर्ड के अंदर, मैं बहुत खेला हूँ क्रिकेट, एनसी भाई भी जानते हैं इस चीज़ को कि हमारे बोर्ड के अंदर ये रिवाज है नहीं, प्लेयर्स से बात नहीं करते और कोशिश करता है बोर्ड के बस नए नए बच्चों को, नए नए लड़कों को चांस दें। अच्छी बात है, मैं भी इस फेवर में हूँ, नए लड़कों को चांस देना चाहिए, लेकिन हमेशा सीनियर प्लेयर्स का क्यों बोर्ड के साथ इश्यूज रहे हैं या कोचेस के साथ इश्यूज रहे हैं? उसकी वजह यही है कि हम आपस में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और मीडिया के जरिए चीज़ें जब पता चलने लगती हैं तो एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो जाता है। तो क्रिकेट बोर्ड को एक तो प्लेयर्स को ग्रूम करना चाहिए, जो कि हमारे बोर्ड का एक इनिशिएटिव होना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में कम्युनिकेशन बिटवीन प्लेयर्स एंड क्रिकेट बोर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी चीजें क्रिकेट बोर्ड जो चीजें इश्यूज हैं वो मीडिया के थ्रू पता चलती हैं आपस में। विकी भाई ने ये कह दिया, आमिर ने ये कह दिया, शायद अफरीदी ने ये कह दिया, तो बेहतर है कि क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स का कम्युनिकेशन गैप जो है वो जितना कम हो उतना अच्छा है। इंद्र भाई, आपसे जानना चाहूँगा, आप खुद चीफ सिलेक्टर रहे हैं, अब ऐसा खिलाड़ी जो पाकिस्तान को परफॉर्म करता हो, जितवाता भी हो, और वो इस हद तक आ जाए कि एहतिजाजन रिटायरमेंट की बातें करने लग जाए, तो कहीं ना कहीं बोर्ड की भी तो गलती है। अगर खिलाड़ी जो है वो आप कह रहे हैं कि कम बैक करना चाहिए खिलाड़ियों को, लेकिन क्या समझते हैं, बोर्ड सिर्फ बात ही करे या जिम्मेदारों से भी बात करे, या सिर्फ आमिर से बात पूछे कि भाई तुम्हारी क्या शिकवे हैं वो दूर करे, या वकार उससे भी जवाब तलबी होनी चाहिए? नहीं, देखिए ये सारी है ना, बोर्ड भी, मैनेजमेंट भी, टीम मैनेजमेंट भी और प्लेयर है ना, ये सारे एक टीम है। तो सारे को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए इस चीज पे कि अगर बोर्ड ये महसूस कर रहा है कि जी प्लेयर्स को अगर मैनेजमेंट से भी कोई प्रॉब्लम है तो इनको बैठ के, सारों को बैठ के साथ है ना इसको डिस्कस करना चाहिए। मसला सारा ये है कि जी थोड़ी सी बात इसमें क्लियर ये है कि पहले है ना बोर्ड का रवैया इसी तरह का होता था कि अगर किसी को ड्रॉप कर दिए तो प्लेयर्स के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी। आज प्लेयर्स के पास लीग की सूरत में ना काफी अपॉर्चुनिटीज हैं कि प्लेयर्स जहां से छोड़ के लीग में भी चले जाते हैं। तो प्लेयर्स को थोड़ा सा ना, अब बोर्ड को थोड़ा सा प्लेयर्स को लुक आफ्टर करना पड़ेगा। आज प्लेयर्स को ज्यादा अवेयरनेस है कि जी अपने उस चीजों की, तो बोर्ड को भी जरा उनको उस तरीके से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो बात टाइम ये होता है कि जी मैं नहीं कह रहा कि जी वकार की गलती है या आमिर की गलती है,
ये बोर्ड वाले बैठे हैं, उसको डिस्कशन करेंगे कि जी किसकी गलती है, कि कौन कहाँ है, कि जी अगर मैनेजमेंट की भी कोई रिक्वायरमेंट है आमिर से, वो आमिर को भी देखनी चाहिए, और जो आमिर की रिक्वायरमेंट है वो भी देखनी चाहिए। तो बोर्ड जिस तरह शाहिद ने कहा कि जी हमें मीडिया पे इस तरह नहीं आना चाहिए, कि मीडिया से नहीं पता चलनी चाहिए यानी बातें। अगर आमिर को भी कोई शिकायत थी तो वो सारों से पहले ना बोर्ड से डिस्कस करता है इस चीज को, और उसके बाद करता तो ये ज्यादा अच्छा रहना था। इस टाइम हमारी टीम टूर पे है और हालात वैसे भी अच्छे नहीं लग रहे कि ये इंजरीज हमें बहुत है और इस तरह की कंट्रोवर्सीज हो, तो ये हमारी टीम के लिए भी बेहतर नहीं है, प्लेयर्स के लिए भी बेहतर नहीं है। तो दोनों को ख्याल करना चाहिए इस चीज का, इंद्री भाई, लेकिन मैनेजमेंट को भी और इंद्री भाई प्लेयर्स को भी। ज़हनी टॉर्चर का लफ्ज इस्तेमाल किया आमिर ने, तो जाहिर है ये सिलसिला अभी से नहीं होगा। बांग्लादेश से उनको जो ड्रॉप करने का सिलसिला शुरू हुआ है, फिर वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, फिर कभी उनकी नीयत पे शक करना, कभी कहना कि वो मुल्क के लिए नहीं खेलना चाहते। ज़हनी टॉर्चर का लफ्ज आमिर ने इस्तेमाल किया है, तो खिलाड़ी कितना दबाव का शिकार होगा कि उसको ये स्टेटमेंट देनी पड़ गई? नहीं, इसका ये ठीक है, बिल्कुल आमिर जो कह रहा होगा वो सही कह रहा होगा, मैं नहीं कह रहा कि आमिर गलत कह रहा है। लेकिन अगर ये इसको ड्रॉप होने से पहले भी वाली बात अगर जाके बोर्ड से करता ना, क्योंकि जी बात यहाँ तक पहुंच गई कि जी उसने क्रिकेट छोड़ने की बात की, अगर ये ज़हनी टॉर्चर और ये सारी चीजें अगर पहले से हो रही थी, क्योंकि जी अगर वो इस लेवल तक आ गया है, तो मेरे ख्याल में ये बात आमिर को बोर्ड से पहले आके करनी चाहिए थी, क्योंकि जी मेरे साथ ये हो रहा है, इस चीज से मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, अगर ये होता रहा तो मैं ये वाला डिसीजन लूंगा। तो ये वाली बात को इधर तक आना नहीं चाहिए था। और बाकी देखिए, मैनेजमेंट में सिर्फ वकार यूनुस नहीं है, कि वकार यूनुस बॉलिंग कोच है, हेड इनका मिसबा है, तो मिसबा को भी इस चीज को देखना चाहिए था, या ये बोर्ड से कंप्लेन करता, इस पर बैठता। और देखो, प्लेयर्स को जरूर रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बोर्ड को भी और टीम मैनेजमेंट को भी, कि आपके असल लोग तो प्लेयर्स हैं। प्लेयर्स को अगर कोई इश्यू आ रहा है तो उसको जरूर बैठ के डिस्कशन करनी चाहिए, उस पर जरूर बात करनी चाहिए। मैनेजमेंट को भी उनकी बात सुननी चाहिए, बोर्ड को भी सुननी चाहिए, और फिर जो बात सही हो तो उसको करना चाहिए। कि बात अगर जहां तक आई है तो आमिर ने मेरे ख्याल में यानी बात बहुत लेट की है। अगर उसको इतना ज़हनी टॉर्चर मिल रहा था पहले से, क्योंकि वो इस लेवल पे आ गया कि जी मैं अब क्रिकेट क्विट करता हूँ उतनी, तो मेरे ख्याल में इस बात को पहले से करना चाहिए था इनको। बिल्कुल इंद्र भाई सही कह रहे हैं। लाला आपकी तरफ आऊँगा। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मुझे शाहिद अफरीदी ने सपोर्ट किया जब मैं वापस आ रहा था, और अब जब वो एहतजाजन फैसला किया है और उन्होंने साथ किया कि मैं 2 दिन बाद जो है और भी बहुत सारे हकाइक कौम के सामने रखूंगा, तो क्या आप आमिर को दोबारा क्रिकेट में वापस लाने के लिए कोशिश करेंगे जैसे पहले आप उनको वापस ले आए? क्या कोई इरादा है आपका, या आप चाहते हैं कि आमिर एक मरतबा दिल की भड़ास निकाल ले ताकि वो भी जो है समझ जाए और क्रिकेट बोर्ड को भी क्लियर हो जाए कि अगर खिलाड़ी के साथ ज्यादती होगी तो फिर खिलाड़ी जो है वो अपना मुकदमा अवाम की अदालत में लेकर आ जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल की जो आप बात कर रहे हो कि आमिर को 2 दिन बाद आके दिल की सारी पड़ास निकालनी चाहिए, मैं समझता हूँ ये गलत स्टेप होगा मोहम्मद आमिर की तरफ। मोहम्मद आमिर उस वक्त ये स्टेप लें कि हर किस्म की क्रिकेट, चाहे वो लीग क्रिकेट क्यों ना, वो सबसे रिटायरमेंट ले, फिर उसके बाद बात करें। अभी वो क्रिकेट खेल रहा है, आप इतना परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए, अच्छे बॉलर रहे हो आप, तो आपकी जो असल चीजें हैं वो ये है कि आप कम बैक करके दिखाओ, आप उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो और दिखाओ कि नहीं जो मेरे खिलाफ थे वो गलत थे। मैं नहीं समझता कि आमिर को ये स्टेप लेना चाहिए कि 2 दिन बाद आके ये सारी चीजें करे। और साथ में शोएब एक और बात बताऊंगा कि विकी भाई जो हैं जिस जगह पे बैठे हुए पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। इंजी भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि मिसबा उलग को भी थोड़ा सा देखना चाहिए था। जब आपके पास एक चीफ सेलेक्टर है, उसके होते हुए फिर आपको विकी भाई को, एक बहुत सीनियर है, मैं बहुत इज्जत करता हूं उनकी, लेकिन इस तरह का बयान मीडिया में नहीं देना चाहिए। अगर विकी भाई वाकई सिंसियर है मोहम्मद आमिर से, उनको इक्वल वो देते हैं, समझते हैं सारे प्लेयरों की तरह, तो मेरे ख्याल में मोहम्मद आमिर से खुद बात करके करना चाहिए था, उनको बुलाना चाहिए था, उनसे बात करना चाहिए था। एज ए सीनियर, एज ए बड़े के नाते मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो इस तरह मीडिया में विकी भाई की तरफ से इस तरह का बयान आना मेरे ख्याल में यह गलत है। आपने मोहम्मद आमिर को मौका दिया, आपने उनसे बात नहीं की, इसलिए मोहम्मद आमिर को ये फैसला करना पड़ा, जो कि मैं समझता हूँ गलत है। ठीक है, शाहिद आफरीदी को लगता है कि फैसला बिल्कुल गलत है। इंज़माम उल हक और शाहिद आफरीदी इस अहम मसले पर समा से गुफ्तगू कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला।
और अब जिक्र करेंगे मुल्क में पड़ने वाली शदीद सर्दी का। जी हाँ, पंजाब हो या सिंध, केपी हो या बलूचिस्तान या फिर शुमाली इलाका जात, हर तरफ शदीद सर्दी ने डेरे डाले हुए हैं। जी हाँ, कालाम में सबसे ज्यादा पारा -11 तक गिर चुका है और क्वेटा की बात करें तो पारा -8 हो गया है। सड़कों पर पानी जम गया है। कराची में दिसंबर की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई और पारा 10 डिग्री तक गिर गया। मुल्क भर के मौसम का हाल आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क के बेशतर इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कालाम में पारा -11 और ज़ियारत में -10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में पानी जम गया, पारा -8 तक गिर गया। स्कर्दू में सख्त सर्दी है, दर्जा हरारत -8 डिग्री है। दीर, चित्राल और कल्लात में भी यख बस्ता हवाएं चल रही हैं। लाहौर में भी शहरियों के दांत बज रहे हैं। पारा 3 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी जाड़े ने रंग जमा लिया। दिसंबर की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई, पारा 10 डिग्री तक गिर गया। हैदराबाद का पारा 9 डिग्री तक गिरा। तेज हवाओं ने ठंड में और इजाफा कर दिया। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि इस्लामाबाद समेत पंजाब, मुल्क के शुमाली इलाका जात और शुमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा। टेम्परेचर मजीद डाउन होगा। पूरा महीना लिहाफों और कंबलों का जमाना रहेगा। कौन कहता है कि सर्दी कराची का रुख नहीं करती? कोयटा में बर्फबारी के बाद कराची में भी कड़ाके की ठंड पड़ गई। कल शाम से चलने वाली हवाओं ने सबकी कुल्फी जमा दी। यही नहीं, सर्द तरीन रात के बाद सुबह पैदल चलने वाले और बाइक पर जाने वाले ठिठर कर रह गए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर हुसैन। साएं साएं करती हवाएं बुध की शाम कराची की सैर को आईं तो खून जमा देने वाली ठंड ने डेरे डाल लिए। रात को पारा 9 और 10 के दरमियान डगमगाता रहा। शहरी दिन में भी आग जलाकर खुद को गर्म रखने पर मजबूर हैं। सर्दी बहुत है 2-3 दिन से। फजर के बाद से तो ऐसी हालत होती है कि 10-11 बजे तक, 12 बजे तक भी जो है ना, सर्दी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत सर्दी है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। खून जमा देने वाली सर्दी हो रही है। यह है कि दिन में भी आग जलाई हुई है, शाम में भी आग जलाई हुई है। ठंडे मौसम का मजा लेने के लिए शहरियों ने पार्क का रुख भी किया। कोई जॉगिंग कर रहा था और कहीं बच्चे खेलकूद में लगे रहे। मौसमियात के मुताबिक सर्दी की शदीद लहर मजीद 2 दिन बरकरार रहेगी। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। होशियार, खबरदार, कराची में कल सर्दी मजीद बढ़ेगी। पारा मजीद 1 डिग्री कम होने का इम्कान है और महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है। तर्जुमान खालिद महमूद ने समा से गुफ्तगू में कहा कि कल के बाद सर्दी की शिद्दत में कमी आएगी। आज जो कराची का मिनिमम टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है और कल इसके 1 डिग्री और कम होने के चांसेस हैं और कल के बाद ये टेम्परेचर राइज करना शुरू करेगा और ये नॉर्मल की हद पे आ जाएगा। जो आज टेम्परेचर रिकॉर्ड हुए हैं वो नॉर्मल से 3 से 4 डिग्री तक कम है और कल ये 1 डिग्री और कम हो सकते हैं। इसकी मेन रीज़न ये है कि हमारे जो एक रिज है, जो हाई प्रेशर एरिया है, वो एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान के सदर्न पार्ट पे, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो बिलो नॉर्मल हुए हैं। लेकिन ये कल तक सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। कराची में सर्दी बढ़ते ही मुख्तलिफ इलाकों में गैस चली गई। बंस रोड हो या फिर डिफेंस, हर जगह लोड शेडिंग हो रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम ऐसे एक इलाके में मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। जी खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिए, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, शहरियों का क्या कहना है? जी हाँ, बिल्कुल। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में सर्दियाँ अगरचे कम हैं, लेकिन कराची वालों के लिए सर्दियां बहुत बढ़ चुकी हैं और सबसे बड़ा मसला ये भी है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस नदारद है, आ ही नहीं रही। चली जाती है तो वापस आने का नाम नहीं लेती और रात 10 या 11 बजे आती है। मैं न्यू कराची 5D के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ चंद रोज़ पहले भी एक ज़बरदस्त धमाका हुआ था, लेकिन इसके बावजूद अब तक गैस का मसला हल नहीं हुआ। कैमरामैन रिजवान आपको दिखाएंगे मेरे दाएं जानिब 10 किलो का एक सिलेंडर पड़ा हुआ है जो अहले खाना इस्तेमाल करते हैं। महीने में ऐसे 3 सिलेंडर उन्हें भरवाने पड़ते हैं और 130 रुपये के लिहाज से देखा जाए तो 1300 रुपये का सिलेंडर एक दफ़ा पड़ता है और महीने में 3 सिलेंडर का मतलब है कि 13-39 3,900 रुपये का खर्चा। और इलाके के लोगों ने ये बताया दिलचस्प सूरत हाल कि गैस का बिल भी 2,500 और 3,000 रुपये ही आ रहा है और जब उसको दुरुस्त कराने के लिए जाते हैं तो अमला वहाँ पर मुबैना तौर पर उनसे बदअखलाक़ी और बदतमीज़ी से पेश आता है। इलाके के लोग खासे परेशानी का शिकार हैं। सब्जियाँ,
वो पकाना मुश्किल, चाय बनाना वो दुश्वार, और सबसे अहम बात है कि जिन घरों में छोटे बच्चे हैं वहाँ पर ज़िंदगी ज़्यादा दुश्वार हो चुकी है। इलाके के लोगों ने, न्यू कराची के मकीनों ने, जो शहर के दीगर इलाकों में जहाँ सूरत हाल है, उन मकीनों ने अपील की है वफाकी और सूबाई हुकूमतों से कि इस सर्द मौसम में उनके हाल पर खुदारा रहम किया जाए। जी बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम, आप इससे मुतालिक हमें बता रहे थे। स्वात की तहसील बहरीन में ग्लेशियर सरक गया, जद में आकर 10 मकानात तबाह हो गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ग्लेशियर तहसील बहरीन के इलाके सिरई में शदीद बर्फबारी के बायस सरका था। इस मंजर को मकामी शहरी ने अपने मोबाइल कैमरे में महफूज किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि भारी तोदा पहाड़ से सरक कर आबादी की तरफ आ रहा है। बर्फबारी के बायस अहले इलाका पहले ही मकान खाली कर चुके थे, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इससे कबल 1993 में भी इसी मकाम पर ग्लेशियर गिरा था, जिसके नतीजे में 23 अफराद लुक़मा अजल बने थे, जिसके बाद हर साल इस गाँव के बासी बर्फबारी शुरू होने से कबल ही नकल मकानी कर जाते हैं। और अभी आपको बताएं कि बर्फ से ढका हिमालय अब खला से भी दिखने लगा। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने हिमालय की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर में पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर की रोशनियां भी वाज़ेह हैं। हिमालयन रेंज के जुनूब में या तस्वीर में दाएं तरफ शुमाली भारत और पाकिस्तान का ज़रख़ीज़ खित्ता नजर आ रहा है। नासा ने तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की और अपनी पोस्ट पर लिखा कि दुनिया का सबसे बुलंद पहाड़ी सिलसिला हिमालय भारत और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के दरमियान 5 करोड़ साल कबल पेश आने वाले तसादुम का नतीजा है। सर्दी क्या आई, बच्चे बीमार होने लगे। बहावलपुर में बच्चों में नमूनिया और सांस की बीमारियां बढ़ने लगी। सरकारी अस्पताल में रोजाना 700 बीमार बच्चे इलाज की खातिर लाए जाने लगे हैं। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे एहसन अंसारी से। एहसन, पहले ही कोरोना वायरस की वजह से अस्पतालों पर बहुत बोझ है, अब सर्दी आते ही बच्चों में भी मजीद बीमारियां बढ़ने लगी हैं। कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका शिकार हो रहे हैं बच्चे? बिल्कुल, ये क्रिटिकल सिचुएशन है जो बहावलपुर में इस वक्त विक्टोरिया हॉस्पिटल में जो बच्चे लाए जा रहे हैं, खासतौर पे नौमौलूद न्यू बॉर्न बेबी से लेकर तकरीबन 5 साल के बच्चे हैं, जिनमें सांस की और नमूनिया की बीमारियां जो हैं वो जन्म ले रही हैं। जो एक शदीद सर्दी की लहर आई है उसके बायस डॉक्टर के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 7 से 750 के बच्चे रोजाना रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनमें 70 से 75% बच्चे ऐसे हैं जिनमें सांस की और नमूनिया की जो बीमारी है। 70% बच्चों में सांस की बीमारियां पाई जा रही हैं। बहुत शुक्रिया एहसन अंसारी, आप इससे मुतालिक बता रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद से लड़की के अगवा के केस की समाअत, मुखबिया की अदम बाजियाबी और आईजी पुलिस की अदम पेशी पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। आईजी इस्लामाबाद को 15 मिनट में तलब कर दिया गया है। केस के हवाले से भी आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद से लड़की के अगवा के केस की समाअत हुई और मुखबिया अदम बाजियाबी और आईजी पुलिस की अदम पेशी पर अदालत बरहम हो गई। आईजी इस्लामाबाद को 15 मिनट में तलब कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद से लड़की के अगवा के केस की समाअत थी। मुखबिया की अदम बाजियाबी और आईजी पुलिस की अदम पेशी पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद को 15 मिनट में तलब भी कर लिया। आईजी साहब क्यों नहीं आए, जस्टिस मंजूर मलिक की जानिब से इस्तफसार किया गया। आज वजीर दाखिला ने पुलिस लाइन आना है, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से ये जवाब दिया गया। वजीर के आने का क्या मतलब है कि आईजी अदालत ना आए, जज साहब की जानिब से ये कहा गया। ऐसा है तो वजीर साहब को भी बुला लेते हैं, जस्टिस मंजूर मलिक की जानिब से ये कहा गया। लड़की बाजियाब नहीं हुई तो आईजी को खुद पेश होना चाहिए था, जस्टिस मंजूर मलिक की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए और अदालत ने बरहमी का भरपूर इजहार किया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद वसीम को चीफ सेलेक्टर बनाए जाने का इम्कान है। चेयरमैन पीसीबी की मंजूरी के बाद नई तकर्री का ऐलान किया जाएगा। मजीद जानते हैं अब्दुल कादिर ख्वाजा से। जी अपडेट कीजिए, क्या पेशरफ्त हुई है? साबिक क्रिकेटर मोहम्मद वसीम जो है वो चीफ सेलेक्टर के ओहदे के लिए बहुत बेहतरीन उम्मीदवार साबित हो चुके हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके मामला जो है वो तय पा चुके हैं, जबकि मोहम्मद अकरम ने बतौर चीफ सेलेक्टर बनने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उनसे मामला हल नहीं हो सके। अकरम का ये कहना था कि डोमेस्टिक टीमों के कोचेस को सिलेक्शन कमेटी में रखने की मुखालफत भी उन्होंने की थी और उन्होंने कहा था कि कोचेस जो हैं वो सिलेक्टर्स नहीं बन सकते, जिस पर मोहम्मद वसीम जो है उनके साथ मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तय पाए और अब वो नए चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के होंगे और इसी के साथ साथ उनकी जो पहली असाइनमेंट होगी वो जनूबी अफ्रीका जो पाकिस्तान आ रही है उस हवाले से टीम का ऐलान किया जाएगा। जी ठीक है अब्दुल कादिर, अपडेट करें, आपका शुक्रिया।
और अभी आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर के बार जारी हैं। एक दिन में मजीद 71 अफराद जान से गए। सीनियर सहाफ़ी तारिक महमूद भी कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। 2545 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 6.3% तक पहुंच गई है। शहर कायद में तनासुब सबसे ज्यादा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक एक्टिव केसेस की तादाद 42,851 हो गई है। मजमूई अमवात 9,000 से तजावुज कर गई हैं। 2,505 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और अमवात की शरह की बात करें तो 2.02% है। मुल्क भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बार जारी है और एक दिन में मजीद 71 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सीनियर सहाफ़ी तारिक महमूद भी कोरोना के बायस इंतकाल कर गए हैं और 2,545 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की बात की जाए तो उनकी शरह 6.3% तक पहुंच चुकी है, जबकि शहर कायद की बात करें तो तनासुब वहां पर सबसे ज्यादा है। कोरोना की वजह से लाहौर में जहां ऑक्सीजन गैस की तलब दुगनी हुई है, वहीं उसकी कीमत में भी 100% इजाफा हुआ है। इसी बारे में मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। जी लुकमान, बताइएगा कीमत में इतना इजाफा क्यों हुआ है? गैस डीलर्स क्या कहते हैं? जी, कोविड-19 की दूसरी लहर जारी है पाकिस्तान भर में और लाहौर में भी यकीनन इसके असरात हैं। लाहौर में ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ी है। कितनी डिमांड बढ़ी है और कीमतों में कितना फ़र्क आया, इस बारे में बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर हैं ऑक्सीजन के यहाँ लाहौर में। जो हमें गैस पहले अगर फ़र्ज़ करें कि 50 रुपये या 60 रुपये क्यूबिक मीटर मिलती थी, अब वो 130 से 150 प्लस हो गई है। उसकी वजह ये है कि गैसेस बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रही हैं। बाकी रेट्स में तो इजाफा हुआ ही है। पहले वो जो 300 का था वो 600 का भी हो गया, 500 की फिलिंग में 100% इजाफा हुआ है। जैसा कि ये मोहम्मद आदिल कह रहे हैं कि कीमतें ज़रूर दुगनी हो गई हैं। लोग ज़्यादा आ रहे हैं जो जिनमें मसला आ रहा है, लेकिन उतने नहीं आ रहे जितने के पहली दफ़ा थी कि लोग पैनिक में ज़्यादा गैस ले रहे थे। इस वक्त उतना पैनिक नहीं है जी। और पंजाब के अस्पतालों को खुद मुख्तार बनाने का आगाज सियालकोट से कर दिया गया। 2 अस्पतालों में MTI नाफिज कर दिया गया। मुलाजमीन की भर्ती, बरतरफी या सामान की खरीदारी का इख्तियार महकमा सेहत पंजाब के बजाय अस्पताल के अपने बोर्ड्स को दे दिया गया है। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, किन किन अस्पतालों में यह एक्ट अब नाफिज कर दिया गया है? बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने अस्पतालों पर MTI एक्ट लगाने का अमल शुरू कर दिया है। सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट और इलामा इकबाल मेडिकल अस्पताल सियालकोट में MTI एक्ट नाफिज कर दिया गया है और एक्ट के निफाज के बाद प्रिंसिपल और MS का जो ओहदा है वो खत्म कर दिया गया है। कॉलेज के डीन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मेडिकल डायरेक्टर, नर्सिंग डायरेक्टर समेत नए इंतजामी ओहदों पर अब तैनातियां होंगी और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। MTI एक्ट के तहत गैर सरकारी अफराद पर मुश्तमिल जो बोर्ड है वो अस्पताल को चलाएगा और एक्ट के तहत पंजाब हुकूमत जो सियालकोट के अस्पतालों हैं उनके लिए बोर्ड की मेंबरान की मंजूरी देगी और मुलाजमीन की भर्ती और इंतजामी मामला अब पॉलिसी बोर्ड देखेगा। पॉलिसी बोर्ड की मामला देखेगा। अच्छा दानियाल, हमने देखा जब सबसे पहले ये एक्ट सामने आया था तो डॉक्टर्स की तरफ से मुल्की एहतजाज भी किए गए थे और खासे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था उन्होंने। सियालकोट के जो अस्पताल हैं वहाँ पे डॉक्टर्स का क्या रद्द अमल आया है? जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है वो शुरू दिन से ही मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन जो एक्ट है उसके खिलाफ रही थी और उसने इसको मानने से इनकार कर दिया था और अब दोबारा से एक दफ़ा जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन है और मुख्तलिफ डॉक्टर्स की जो तंजीमें हैं उन्होंने दोबारा से अपनी तंजीम साजी का आगाज़ कर दिया है और ये लग रहा है कि अब वो फ्यूचर के अंदर जो है वो दोबारा सड़कों पर आ सकते हैं। एहतजाज का जो सिलसिला है वो शुरू किया जा सकता है। जी सही है, एहतजाज का सिलसिला दोबारा से शुरू हो सकता है। बहुत शुक्रिया दानियाल उमर, आप इससे मुतालिक बता रहे थे। आपको ये बताएं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान की हाउसिंग सोसाइटी के केस में चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि आखिर चल क्या रहा है, सारे इदारे रियल स्टेट बिजनेस कर रहे हैं। आपको ये बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि क्या IB अफसरान इस कारोबार में मुलव्वस रह सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो अफसरान की हाउसिंग सोसाइटी के केस की समाअत कर रहा था। ये चल क्या रहा है, ये एक संजीदा मसला है, चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से कहा गया। बिल्कुल, आपके साथ ये खबर शेयर कर रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान की हाउसिंग सोसाइटी का ये केस है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि आखिर चल क्या रहा है, ये संजीदा मामला है, सारे इदारे रियल एस्टेट बिजनेस कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा मुफादात का टकराव है। आगे बढ़ते आपको बताएं कि शर्जील इनाम मेमन के खिलाफ आमदन से जायद असासा बनाने का रेफरेंस एहतसाब अदालत ने शर्जील मेमन की अहलिया और वालदा समेत दीगर को तलब कर लिया। आइंदा समाअत पर तमाम मुल्जिमान को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म।
आइंदा समात पर तमाम फरीकैन को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। शर्जील मेमन के खिलाफ आमदन से असासाजात बनाने का ये रेफरेंस है। उनकी अहलिया और वालदा समेत दीगर अफराद को भी तलब कर लिया गया है और आइंदा समात पर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद होने का भी इम्कान है। कराची के इलाके शेरशाह में गत्ते के गोदाम में सुबह लगने वाली आग पर तहाल काबू नहीं पाया जा सका। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली। जी शाहनवाज, बताएगा आग लगने की वजूहात सामने आ सकी अभी तक? देखिए, मैं इस वक्त शेरशाह में मौजूद हूँ जहाँ एक गत्ते के गोदाम में आग लगी हुई है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि फायर ब्रिगेड की यहाँ पर 2 गाड़ियाँ मौजूद हैं जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं, ताहम जो है आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका है। इस वक्त अगर आप मेरे पीछे अकब में देख रहे होंगे कि यहाँ पर आग आपको नज़र आएगी। ये 3 मंजिला इमारत है जहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर जो है गोदाम है, वहाँ पर आग लगी थी। यहाँ पर जो एनी शाहिदीन है वो कहते हैं कि 9-9:15 बजे के करीब यहाँ पर आग लगी थी। के ऊपर जो मंजिलें बनी हैं उसको खाली करवा लिया गया। ये तमाम जो है गोदाम के एरिया है, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के गोदाम है। यहाँ पर जो है सूरत हाल ये है कि ये अगर इमारत गिर गई तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तमाम कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। आग लगने की वजूहात सामने नहीं आ सकी हैं। नुकसान कितना हुआ है तो ये अभी आग बुझ जाने के बाद ही पता चल सकेगा। जी शुक्रिया शाहनवाज अली। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।